न्यूज में आपके साथ विशाखा चौधरी और बहुत खास स्वागत आपका हमारे खास प्रोग्राम हेल्थ की बात में, जिसमें हम हर रोज चर्चा करते हैं स्वास्थ्य से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर, जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। और इस वक्त चर्चा का जो विषय है वो कैंसर को लेकर जो जानकारी है वो हम आप तक दे रहे हैं। कल लीवर कैंसर को लेकर जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाई थी, आज कैंसर की ही बात करेंगे और किस तरह से आज लंग कैंसर की हम बात करने जा रहे हैं। फेफड़ों के कैंसर की ये किस तरीके से होता है, शरीर के अंदर किन स्थितियों में पनपता है, और ये तमाम जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाएंगे। लंग कैंसर को लेकर अगर हम बात करें तो फेफड़ों का कैंसर एक ऐसा कैंसर होता है जो कि फेफड़ों में शुरू होता है। फेफड़े हमारी चेस्ट के अंदर दो एक स्पॉन्जी ऑर्गन जो है वो कहलाते हैं। साथ ही हम ये कह सकते हैं कि सांस लेने में ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, चाहे सांस लेने की जो पूरी प्रक्रिया है हमारी, वो हमारे लंग्स पर डिपेंड करती है, यानी कि फेफड़ों पर डिपेंड करती है। और किस तरीके से आज के समय में जो लंग कैंसर की पूरी समस्या है वो अत्यधिक हम कह सकते हैं कि संख्या में बढ़ रही है। और आंकड़ों के मुताबिक अगर हम बात करें तो फेफड़ों का कैंसर दुनिया भर में कैंसर से होने वाली मौतों का एक प्रमुख कारण भी फिलहाल बना हुआ है। बात एक्सपर्ट्स की करें तो विशेषज्ञों के अनुसार जो लोग अत्यधिक धूम्रपान करते हैं उनमें लंग कैंसर होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो सबसे पहले आपको आम लोगों की जो राय है वो सुनवाते हैं कि किस स्थिति को ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं लोग इस पूरी समस्या के लिए, और क्या सोचना है उनका कि धूम्रपान करने पर किस तरह से जो लंग कैंसर है वो बढ़ रहा है और किस तरीके से रोक सकते हैं। इन तमाम बातों पर आप आम लोगों की राय सुनिए। सर, आज की डेट में क्या है, लंग कैंसर कैसे होता है कि आजकल लोग स्मोकिंग इतनी ज़्यादा करते हैं तो उनसे क्या होता है कि उनके फेफड़े वगैरह गल जाते हैं। उनको ये वो स्मोकिंग के पैकेट पे ऑलरेडी लिखा रहता है कि इट इज़ इंजरीज टू हेल्थ, लेकिन लोग बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं इन चीज़ों को। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ स्मोकिंग कम करिए। अपने करियर को अगर आपको अपने आपको हेल्दी रखना है तो प्लीज़ अवॉइड करिए स्मोकिंग वगैरह। सर, हम तो कहते हैं कि नवयुवक पीढ़ी को जो धूम्रपान है उससे नहीं करना चाहिए, जिससे कि फेफड़ों में जो है कि दिक्कतें आ जाती हैं। इसलिए नवयुवकों को करना है कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए। आजकल जो न्यू जनरेशन है आप देखते होंगे, मतलब नशे में मतलब बहुत ज़्यादा लिप्त हो गई है। जो युवा हैं आजकल सिगरेट मतलब धूम्रपान बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। कहीं ना कहीं इसमें यही कारण है कि लंग कैंसर बढ़ रहा है। इसका तो मेन रीज़न हमारा खान पान, पोल्यूशन, कि हम क्या खा रहे हैं। जितने भी अधिकतर पैक्ड फूड भी खा रहे हैं तो उससे भी कैंसर की संभावनाएं बढ़ रही हैं, जितने पैक्ड फूड हैं। और आपका जो पोल्यूशन है, जो गाड़ियों का धुआं हुआ और सिगरेट हो गई आपकी, और तो यही सब जो मेन चीज़ें हैं कि इससे मतलब जो आजकल के बच्चे हैं, यूथ, वो कॉलेज जाते हैं, मैं देखता हूँ कि पान की दुकान पे सिगरेट पी रहे हैं वो लोग। वो जरा देर का तो क्षणिक सुख होता है, लेकिन वो आगे चल के वो आप उसका असर 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद कभी ना कभी उसके सिम्टम्स आते हैं। ये धूम्रपान से हो रहा है और पोल्यूशन इतना है, अब इतने व्हीकल्स हो गए हैं, हर घर में इतनी गाड़ियाँ हो गई हैं। तब जैसा पोल्यूशन रहेगा वैसे फेफड़ों की बीमारी तो रहेगी। अब यही कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा प्रायोरिटी दें अब, और धूम्रपान ख़त्म करें अब। तो आम लोगों की जो बात है वो आपने सुनी, किस तरीके से जो आम लोग हैं वो बड़ी संख्या में इस समय स्मोकिंग को जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आए जो लंग कैंसर का है उसके पीछे। और देखिए, जिस तरीके से हम बात स्मोकिंग की करते हैं या फिर अन्य जो भी कारण, अभी एक्सपर्ट्स भी जानकारी, डॉक्टर्स भी हम तक पहुंचाएंगे कि क्या कुछ जो है वो जिम्मेदार रहता है लंग कैंसर के लिए। शुरुआत कहाँ से होती है, किस तरीके से शरीर के अंदर फैलता है, किन कारणों से अधिक जो जिम्मेदार है वो पूरी स्थिति के लिए माना जा सकता है, वो सभी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, बताते हैं आखिरकार किस तरीके से जो लंग कैंसर की शुरुआत है वो शरीर के अंदर होती है। और फिलहाल अगर बात करें हम फेफड़ों के कैंसर को लेकर, उनके सिम्टम को लेकर, तो अधिक समय तक खांसी रहना ये सबसे पहला सिम्टम दिखाई देता है। अगर किसी व्यक्ति को लंग कैंसर है तो उस पर ये जो सिम्टम है वो दिखाई देते हैं। इसके अलावा चेस्ट पेन रहना ये एक सिम्टम जो है, क्योंकि लंग्स जो है उसकी स्थिति चेस्ट के ठीक सामने होती है, तो जाहिर तौर पर जो चेस्ट पेन है वो भी एक बड़ा सिम्टम कहा जाता है कि लंग कैंसर होने पर आपको इस तरीके का पेन हो सकता है। साथ ही अगर बात करें तो सांस लेने में कठिनाई होना, क्योंकि पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जिम्मेदार आपके लंग्स हैं, तो वहां पर जब खराबी होगी तो इस तरीके की जो सिम्टम है वो निकलकर सामने आएंगे। और लंबे समय तक खांसी होना और उसके बाद खांसी में ब्लड का आना, ये भी एक सिम्टम है। इसके अलावा अगर बात करें तो हर समय थकान महसूस होना, यानी कि कमजोरी फील होना, वीकनेस का फील होना, ये भी ऐसे व्यक्ति के अंदर जो ये लंग कैंसर के सिम्टम है, हम ये कह सकते हैं कि शुरुआती सिम्टम देखे जाते हैं। बिना किसी कारण के वजन कम होना,
क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें तो प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जब काम नहीं करेगा, न्यूट्रिएंट्स पूरी बॉडी के अंदर नहीं पहुंचेंगे, तो वहां पर ये स्थिति डेवलप होती है और ये हम कह सकते हैं कि लंग कैंसर की शुरुआत के तौर पर ये लक्षण देखे जाते हैं। भूख का ना लगना, इसके अलावा आवाज़ का बैठ जाना, गले में खराश होना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कही जाती हैं कि लंग कैंसर के शुरुआती लक्षण के तौर पर देखी जाती है व्यक्ति के अंदर, या फिर जब जो है वो इस पूरी स्थिति की शुरुआत हो रही होती है शरीर के अंदर। इसके अलावा सर में दर्द होना, क्योंकि ऑक्सीजन से लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का जो कार्य है वो फेफड़ों के द्वारा किया जाता है। यदि वहाँ पर किसी किस्म की जो क्षतिग्रस्त अवस्था है वो डेवलप होती है तो पूरी जो सांस लेने की प्रक्रिया है, जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, वो प्रभावित होता है। इसके अलावा अगर सिम्टम की बात करें, हड्डियों में दर्द रहना, और अगर बात करें कि किस तरीके की इसकी 4 स्टेजेस में जो लंग कैंसर है वो शरीर के अंदर पाया जाता है। पहली स्टेज की अगर बात करें तो इस स्थिति में कैंसर फेफड़ों के केवल सेल्स में होता है। दूसरी स्थिति में अगर हम बात करें तो ये जो फेफड़ों के आसपास के मौजूद जो लिम्फ नोड्स हैं उनमें भी फैल चुका होता है। ये स्टेज 2 कहलाती है। स्टेज 1 के बाद जब सेल्स में लिम्फ नोड तक भी जो कैंसर है वो पहुंचता है। इसके अलावा अगर बात करें स्टेज 3 की तो कैंसर लिम्फ नोड और चेस्ट के आसपास फैल चुका होता है और ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन कही जा सकती है लंग कैंसर को लेकर। अगर हम 4th स्टेज की बात करें तो इस स्थिति में कैंसर शरीर में पूरी तरीके से फैल चुका होता है और हो सकता है कि आपका ब्रेन, इसके अलावा अलग अलग जो जितने भी ऑर्गन्स हैं वहां तक भी इसका प्रभाव देखने को मिले। और अगर बात करें तो किन लोगों को ज़्यादा रिस्क रहता है लंग कैंसर होने का, तो सबसे ज़्यादा जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके लिए ये सबसे बड़ा खतरा है आज के समय में। और उम्र का अगर हम बात देखें तो 50 से 80 के बीच जो लोग हैं उनको कैंसर होने की, लंग कैंसर होने की जो संभावना है वो अधिकतर ज़्यादा रहती है। जिन लोगों के घर को किसी में पहले जो इस तरीके के बीमारियां हैं वो हो चुकी होती है, इनके जेनेटिक एक रीज़न जो है वो भी देखा जाता है लंग कैंसर को लेकर। फेफड़ों से संबंधित समस्या यदि किसी के पेरेंट्स को है तो बच्चों में भी वो समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको क्रोनिक पल्मोनरी जो डिसीज़ है या फिर फाइब्रोसिस है, तो ये सभी समस्याएं ऐसी हैं जो कि लंग कैंसर के लिए जिम्मेदार आगे जाकर बनती हैं। अगर इसके अलावा बात करें तो अगर आप केमिकल्स के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं तो भी लंग कैंसर होने का इफेक्ट रहता है, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया में जो लोग काम करते हैं उनके अंदर ये सर्वे के मुताबिक देखा गया है। अगर बात करें टाइप्स की तो कितने तरीके से ये शरीर के अंदर पाया जाता है। स्मॉल सेल कैंसर है, नॉन स्मॉल सेल कैंसर है, एंडिनोकार्सिनोमा है और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है या फिर लार्ज सेल कार्सिनोमा है। इन सभी पर ये क्या कुछ है ये डॉक्टर से समझेंगे, बताएंगे आपको। फिलहाल ये जो सभी टाइप्स हैं वो कैंसर के पाए जाते हैं और डॉक्टर्स के पास चलते हैं सीधा और अधिक जानकारी के साथ। डॉक्टर नीतू जैन हमारे साथ है जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट के तौर पर हमारी जानकारी देंगी। साथ ही डॉक्टर दीक्षित ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि पल्मोनरी और स्लीप स्पेशलिस्ट हैं, जो कि जानकारी हमें उपलब्ध कराएंगे। साथ ही डॉक्टर आशीष अरोड़ा हमारे साथ हैं जो भी पल्मोनोलॉजिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी सभी आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। और सबसे पहले डॉक्टर नीतू, मैं आपके पास आती हूँ। आज बात हम लंग कैंसर को लेकर करें। मैम, पूरी तरीके से पहले आप स्थिति समझाइएगा, कंडीशन समझाइएगा कि क्या कुछ ये जो शुरुआत है वो शरीर के अंदर लंग कैंसर के तौर पर होती है, किन किन कंडीशंस में आगे जाकर ये बढ़ती है, शुरुआत से आप जरा बताइएगा। तो लंग कैंसर उन लोगों को ज्यादा होता है जो स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग बहुत मेन कारण है लंग कैंसर का। कोई भी टाइप की स्मोकिंग हो, चाहे वो बीड़ी स्मोकिंग हो, सिगरेट स्मोकिंग हो या हुक्का स्मोकिंग हो। उसके अलावा आजकल लंग कैंसर का इंसिडेंस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारे पास एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ रही है, केमिकल पॉल्यूशन बढ़ रही है। वो एक मेजर कारण है लंग कैंसर का आजकल के सिनेरियो में। उसके अलावा जो लोग उन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा फ्यूम्स होती है, उनमें भी लंग कैंसर होने का चांस ज्यादा होता है। उसके अलावा जो लोग उस जगह पे काम करते हैं जहाँ पे कोई पत्थर तोड़ने का काम होता है या एस्बेस्टोस रिलेटेड काम होता है, एस्बेस्टोस शीट मिलती है, तो उनको एक एस्बेस्टोस रिलेटेड लंग कैंसर होने का चांस होता है। ये मेजर कारण है लंग कैंसर होने की। इसके अलावा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन अलग कारण है लंग कैंसर होने। लंग कैंसर की शुरुआत एक छोटी से नोड्यूल के साथ होती है। शुरू में वो ओकल्ट लंग कैंसर होता है जिसमें कि जो लंग की कोशिकाएं हैं उनमें चेंज आ जाता है। तो नॉर्मली ऐसा होता है शरीर में कि नए सेल्स, नई कोशिकाएं बनती है और पुरानी कोशिकाएं या पुराने सेल्स खत्म होते रहते हैं। जब वो प्रोसेस चेंज हो जाता है, मतलब हमारे सिग्नल ऐसे ऑल्टर हो जाते हैं कि जो पुरानी कोशिकाएं हैं वो उनका बनना, उनका जो खत्म होना है वो होता ही नहीं है, वो बढ़ती रहती है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से एक्सपोनेंशियल वे से बढ़ती जाती हैं। तो वो एक गांठ की तरह प्रेजेंट करती हैं लंग में कोशिकाओं के चेंज के कारण। इसी से ही लंग कैंसर की शुरुआत होती है। तो स्टेज 1 पे लंग कैंसर का पता लग सकता है अगर हम स्क्रीनिंग करें या फिर किसी को ऐसे इंसिडेंटल चेस्ट एक्सरे हो या फिर इंसिडेंटल सीटी हो, किसी और कारण से सीटी हो रहा हो और उसमें हमें पकड़ा जाए। यूजुअली स्टेज 1 में या जिसमें नई नई गांठ बनती है कोई ज्यादा सिम्टम्स होते नहीं है।
जी। उसके बाद धीरे धीरे लंग कैंसर बढ़ता रहता है और स्टेज 1 से स्टेज 2 में जाता है, स्टेज 3 में जाता है जिसमें कि कैंसर कांटों में फैल जाता है। जी। उसके बाद स्टेज 4 में जाता है जिसमें कि कैंसर रक्त ध्वनियों के थ्रू या फिर लिम्फ चैनल के थ्रू शरीर के बाकी भागों में फैल जाता है, जिसमें कि हड्डी भी हो सकती है, लिवर भी हो सकता है या फिर ब्रेन भी हो सकता है। तो इसके सिम्टम्स उन ऑर्गन के सिम्टम्स की तरह होते हैं। तो जी। ये तरीका है जिससे कि लंग कैंसर होता है और लंग कैंसर फैलता है। तो ये इनिशियली इन कोशिकाओं में चेंज होता कैसे है? जो हमारे टॉक्सिक केमिकल्स हैं जो कि स्मोकिंग में होते हैं या फिर एयर पोल्यूशन के साथ होते हैं, वो चेंज करते हैं उन कोशिकाओं में, जिसके कारण कि उनकी जो खत्म होने की क्षमता खत्म हो जाती है और वो एक एक्सपोनेंशियल वे में बढ़ने लग जाती जी। है। सो यही एक लंग कैंसर का मूल कारण है। जी बिल्कुल, शुरुआत जो है वो यहीं से होती है कि जो आपकी खराब सेल्स है वो की पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाती है, वो इकट्ठा होना शुरू होती है। अगर डॉक्टर दीक्षित मैं आपके पास आऊं और देखिए अभी शुरुआत की जो चीजें हैं वो मैम ने भी बताई हैं किस तरीके से शुरुआत लंग कैंसर की होती है शरीर के अंदर। बात करें हम किस स्टेज पर जाकर, क्योंकि अधिकतर कैंसर को लेकर जितने भी तरीके के कैंसर हैं उनमें ये देखा जाता है कि व्यक्ति को पता बहुत बाद में चलता है, और कहीं ना कहीं क्योंकि कैंसर को लेकर अधिकतर ये समझ आता है कि स्टेज 1 का कैंसर, बहुत कम केसेस में ऐसा देखा जाता है कि स्टेज 1 में व्यक्ति को पता चल जाए। अगर बात करें हम उन शुरुआती फेज की जहां पर ये स्थिति शरीर के अंदर डेवलप होती है, वहां पर क्या सिम्टम देखे जाते हैं और किस तरीके से व्यक्ति स्टेज 1 का जो है वहां पर प्रिवेंट फिर ला सकता है अपने लिए? इसके लिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर किसी भी तरह के आपको फेफड़ों से रिलेटेड दिक्कत है, जैसे आपको अगर लंबे टाइम से खांसी आ रही है, 2 हफ्ते से ज़्यादा भी खांसी हो, कभी आपके बलगम में खून आना शुरू हो, आपकी भूख कम हो, इनमें से कोई भी सिम्टम्स अगर आपको आते हैं तो आपको उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, अपने डॉक्टर से मिलना है। अगर आपके डॉक्टर इनिशियल फेज में ही आपके इनिशियल टेस्ट कर लेंगे, पहले हम एक्सरे करते हैं और एक्सरे के बाद बलगम की जाँच और कई बार सीटी स्कैन अगर जरूरत है, अगर इस सीक्वेंस में टाइम से अगर टेस्ट कर लिए जाए तो बीमारी को अर्ली स्टेज में पकड़ा जा सकता है, जिसमें इलाज काफी हद तक अवेलेबल है, क्योरेबल है और जिससे हम लोगों की जान बचा सकते हैं। जी डॉक्टर आशीष मैं आपके पास आती हूँ, कैंसर को लेकर कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा जब कैंसर को लेकर स्टडी हम कर रहे थे तो उसमें ये देखा गया कि सबसे बड़ा कारण जो है कैंसर में, अगर ओवरऑल कैंसर के हम देखें तो कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो मृत्यु का आंकड़ा है वो भी लंग कैंसर के कारण मरने वाले लोगों की संख्या है। तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप सर, और किस तरीके से इजाफा इसमें देखा जा रहा है? स्मोकिंग एक बड़ा रीज़न हो सकता है, अल्कोहल कंजप्शन एक बड़ा रीज़न हो सकता है, इसके अलावा अगर एनवायरमेंटल तौर पर देखें हम क्या क्या चीज़ें जो हैं वो शरीर के अंदर पहुंचती हैं और फिर वहां पर इस तरीके की जो कंडीशन है वो शरीर के अंदर डेवलप होती है। डॉक्टर आशीष। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली आजकल जो हम सिर्फ स्मोकिंग की वही ब्लेम कर रहे हैं, बट एक्सपोजर टू इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड जो वहाँ पे धुआं निकलता है, रेडिएशन उससे ज़्यादा बढ़ गया है जी। देन एयर पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर हम देखेंगे मेट्रो सिटीज में तो जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो एक बहुत बड़ा कारण बनते जा रहा है। आजकल काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं जो कहते हैं हमने कभी स्मोकिंग किया है पर लेकिन तब भी हमें तो कैंसर कैसे हो गया है। इसका कारण यही है, एक्सपोजर टू इंडस्ट्रीज या फिर एयर पोल्यूशन या कभी कभी पैसिव स्मोकिंग जो कहते हैं सेकेंड हैंड स्मोक एक्सपोजर। ये वो लोग होते हैं जो जैसे कोई स्मोकर है उनके साथ जो रह रहे हैं उनको भी हो सकता है कैंसर जी। तो काफी मरीज आ रहे हैं। अब ये लंग मेलिग्नेंसी इतना एग्रेसिव क्यों है? होता क्या है कि हमें स्टार्टिंग में पता ही नहीं चलता स्टेज 1 स्टेज 2 तक, जब वो फैल जाता है तब हमें पता चलता है। अगर ट्रीटमेंट करने जाते हैं तो फिर जो बचने की संभावना होती है थोड़ी कम हो जाती है एज कम्पेयर कि अगर हम स्टार्टिंग में पकड़ लें तो इसीलिए। और ये बहुत तेजी से फैलता है। इसकी भी वैरायटी है लंग कैंसर की 2 टाइप की, एक होता है स्मॉल सेल, एक होता है नॉन स्मॉल सेल। स्मॉल सेल का ट्रीटमेंट तो अच्छा होता है और तब उसमें हम जब दवाई स्टार्ट करते हैं तो आराम मिलने की संभावना होती है, वो बहुत तेजी से फैलता है। और जो नॉन स्मॉल सेल है वो रिस्पॉन्स डिले देता है पर लेकिन यस वो कम एग्रेसिव होता है या कम खतरनाक होता है स्मॉल सेल। तो डिपेंड करता है आपको कौन सा कैंसर कब डायग्नोज किया कब ट्रीटमेंट स्टार्ट जी। डॉक्टर दीक्षित मैं आपके पास आती हूँ, बात अगर हम प्रिवेंशन के साथ साथ क्योर की करें तो कितने फीसदी चांसेस जो हैं वो किसी स्टेज में ज़्यादा रहते हैं सर्वाइवल के, और किस किस तरीके से जो ट्रीटमेंट है वो इस पूरी स्थिति का रहता है, ताकि जो दर्शक देख रहे हैं उन तक भी ये जानकारी पहुंचे कि कहां पर आकर क्या चीज़ें जो हैं वो की जाती हैं पेशेंट के लिए और किन चीज़ों की जो ज़रूरत है वो रहती है।
तो अर्लियर द स्टेज जितनी पहले की होगी उतना क्योर ज्यादा पॉसिबल है जी। अगर स्टेज 1 में कैंसर को हम पकड़ लें तो उसमें हम ऑपरेशन करके उस पूरे खराब टिश्यू को निकाल देंगे, साथ में कीमोथेरेपी और रेडिएशन दे के बीमारी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जा सकता है। जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाएगी पूरा क्योर का चांस कम होता जाएगा और कुछ टाइम के बाद क्योर नहीं कर पाएंगे तो इस डिजीज को एक कंट्रोल करने की पॉसिबिलिटी आती है। और अगर स्टेज 4 आ जाती है उसमें क्योर भी नहीं बचा बिकॉज जो कैंसर है वो पूरे शरीर में फैल चुका है, उस टाइम पे हम सिर्फ इनके सिम्टम्स को रिलीव कर पाते हैं बिकॉज लाइफ की एक्सपेक्टेंसी उनकी जीने की 6 महीने से 1 साल ही बचती है और उसमें सिर्फ उनके शरीर में दर्द ना हो और कोई जो सिम्टम्स आते हैं उनको ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो जितने जल्दी स्टेज में पकड़े जाएंगे बीमारी उतने जल्दी और उतने अच्छी तरह से इलाज पॉसिबल। बिल्कुल। डॉक्टर नीतू मैं आपके पास आती हूँ। अधिकतर ये भी देखा गया है मैम कि जहाँ पर हम ये कहें कि क्योंकि महिलाओं में ये देखा जाता है कि जहाँ पर पुरुष स्मोकिंग करते हैं और ऐसी महिलाएं जो उन घरों में रहती है जहाँ पर पुरुष जो है वो स्मोकिंग करते हैं और उन लोगों के लिए उस एनवायरनमेंट में रहना कितना मुश्किल होता है। और अधिकतर ये भी देखा गया है कि उन लोगों से ज़्यादा पहले जो सिम्टम है या लंग कैंसर की जो समस्या है वो महिलाओं में देखी गई है। और अधिकतर अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी जो महिलाओं के अंदर होने वाला लंग कैंसर है उसमें भी जो आप कहिए कि संख्या है उसमें इजाफा देखा गया है पिछले कुछ दिनों के अंदर, वो लगातार बढ़ रहा है। उसके पीछे बड़ा कारण तो ये भी हो सकता है कि देखिए क्योंकि जो महिलाएं हैं वो भी स्मोकिंग चाहे वो अल्कोहल हो उस तरफ का जो नेचर है वो अपना रही हैं, लेकिन इसके पीछे और क्या क्या कारण हो सकते हैं कि महिलाओं में भी जो लंग कैंसर है वो पहले की संख्या में अब काफी अधिक जो है वो बढ़ रहा है। देखिए महिलाओं में लंग कैंसर बढ़ने का एक मेजर कारण ये भी है कि महिलाओं में स्मोकिंग का इंसिडेंस बढ़ रहा है जी। जितना पहले नहीं था उससे ज्यादा बढ़ रहा है। अगर आप देखें हरियाणा जैसी स्टेट में जहाँ पे कि महिलाओं का गांव में भी स्मोकिंग का इंसिडेंस ज्यादा है, वहां पे महिलाओं में लंग कैंसर का इंसिडेंस ज्यादा है। जो महिलाएं स्मोकिंग करती हैं उनमें लंग कैंसर होने के चांसेस पुरुष से ज्यादा होते हैं। उसके अलावा जो स्मोकिंग नहीं भी करती हैं उनके घरों में बहुत सारे पुरुष स्मोकिंग करते हैं, पैसिव स्मोकिंग का उन्हें एक्सपोजर होता है, उसके कारण भी उनको लंग कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो कभी कभी इनोसेंट बायस्टैंडर इफेक्ट होता है कि वो खुद तो कुछ नहीं करती हैं लेकिन फिर भी उनको लंग कैंसर होने का चांस होता है। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं उनमें एडिनोकार्सिनोमा टाइप लंग कैंसर होने का चांस होता है जो कि स्मोकिंग से रिलेटेड नहीं होता है। तो इन सभी वजहों से महिलाओं में लंग कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पुरुषों का कैंसर है, ये अब महिलाओं का भी कैंसर है। और जो महिलाएं हाई रिस्क कैटेगरी में आती हैं उनको भी स्क्रीनिंग की और सावधान रहने की जरूरत है। स्पेशली जो लोग ये वाली बात कंसीडर ही नहीं करते कि आप पैसिवली स्मोक से इफेक्ट हो रहे हो, मतलब आपके घर में कोई और स्मोकिंग कर रहा है पर आप भी उसे इनहेल कर रहे हैं, ये बात आदमी समझता ही नहीं है। वो सोचता है कि हम तो स्मोक नहीं करते तो हमें होने का चांसेस नहीं है, लेकिन ये पैसिव स्मोकिंग बहुत बड़ा कारण है महिलाओं में लंग कैंसर होने। बिल्कुल। डॉक्टर आशीष मैं आपके पास आती हूँ। देखिए स्मोकिंग को लेकर तो हम बात कर ही रहे हैं, लंग कैंसर के पीछे एक बड़ा जो कारण है वो हो सकता है, लेकिन देखिए जब स्टडी निकलकर सामने आती है तो उसमें ये भी देखा गया है कि केवल बात इंडिया की ही नहीं, अगर हम ऑल थ्रू द वर्ल्ड की बात करें तो लगभग अब जो 99% पॉपुलेशन है वो ऐसी हवा के अंदर सांस ले रही है जिसमें कि हम उसको कहेंगे कि वो बॉडी के हिसाब से जो हम कहेंगे कि AQI जो है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, वो खराब ही कहलाया जाएगा। ऐसी स्थिति में आप किस तरीके से एज ए डॉक्टर देखते हैं कि कितने फीसदी जो चांस है वो लंग कैंसर से रिलेटेड कहिए या रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित जो बीमारियां हैं वो लगातार इंक्रीज हो रही हैं, प्रिवेंट किस तरीके से कर सकते हैं? क्योंकि आप चाहे बड़े शहरों का रुख कर लीजिए, आप छोटे शहरों में चले जाइए, पोल्यूशन का लेवल बहुत अच्छा पूरे दुनिया के अंदर नहीं रह गया है, तो किस तरीके से बीमारियां जो हैं वो उभर कर सामने आ रही है और एक बड़ा हम ये भी कह सकते हैं कि हेल्थ इमरजेंसी की तरफ हम जा रहे हैं। तो मैम होता है कि एयर पोल्यूशन सिर्फ मेट्रो सिटीज में नहीं है, अगर हम देखेंगे टुवर्ड्स द पेरिफेरी जैसे गांव के इलाकों में वहाँ पे लोग फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, गाय की उपले, लकड़ी, तो उन सब से भी काफी ज्यादा चांस बढ़ जाता है लंग कैंसर होने का। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लोग पेरिफेरी में रहते हैं वो इन सब चीजों को अवॉइड करें। जो मेट्रो सिटीज में आते हैं वहाँ पे हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें या प्लान्ड ट्रांसपोर्टेशन करें, ट्रैफिक लगने की संभावना कम करें। सरकार को देखना चाहिए कि रोड खराब ना हो और स्मूथ ट्रैफिक चलता रहे। मेन और ट्रैफिक पोल्यूशन कैसे होता है जब गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, चाहे वो ट्रैफिक लाइट हो, चाहे वो आपका कोई बीच में बैरियर लगा हो, उसमें आपकी पोल्यूशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और सबको मिलके ही साथ में ट्रैवल करना चाहिए ज्यादा, जिससे कि हम नंबर ऑफ कार जो है वो रोड पे कम नजर आए और पोल्यूशन कम जनरेट हो।
और यहाँ तक कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उन लोगों को भी फिल्टर्स लगाने चाहिए जो उनकी स्मोक निकलते हैं, जिससे कि जो पार्टिकल्स हैं उनको ना निकाल जाते हैं, उनको फिल्टर कर लिया जाए, जो एयर पोल्यूशन में कमी करना है। यही सब तरीके हैं। बाकी तो हमें फिर अपना लास्ट ऑप्शन आता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती है कि एयर पोल्यूशन बढ़ता जाए। ये सब चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारी हवा साफ हो, वरना चांसेस कैंसर और फेफड़ों के और भी बीमारी के चांसेस बढ़ते जाएंगे, चाहे वो अस्थमा है, वो एलर्जी है, फेफड़े की कोई भी गंभीर बीमारी है, सब एयर पोल्यूशन से देखा जा रहा है। बिल्कुल डॉक्टर दीक्षित, मैं आपके पास आती हूँ कि देखिए पोल्यूशन की बात अभी डॉक्टर साहब कर रहे हैं, अगर बात करें जो लोग हाई रिस्क में हैं इस पूरी बीमारी को लेकर, वो कौन से लोग हैं और किन लोगों को हम ये कहें कि ज़्यादा जो है वो अलर्ट रहने की ज़रूरत है लंग कैंसर को लेकर, और कहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर के पास केवल चेकअप के लिए ही नहीं बल्कि किस तरीके से, क्योंकि ये भी देखा गया है कि जिन लोगों ने स्मोकिंग छोड़ दी है लेकिन लगभग अगर 10 साल का जो पूरा अंतराल रहा है उससे पहले स्मोकिंग करी है, तो भी बहुत सारे केसेस सर ऐसे देखे गए हैं। जब हम डाटा निकाल रहे थे, पढ़ रहे थे, तो उसमें ये देखा गया कि जिन लोगों ने 10 साल पहले स्मोकिंग की या बहुत लंबे समय से वो नहीं कर रहे हैं, उन्होंने छोड़ दी, उसके बाद ज्यादा रिस्क देखा गया लंग कैंसर का। ये जो धारणाएं हैं, ये जो ये स्थिति है, वो कितनी सही है, ये आप समझाइएगा। सबसे पहले हाई रिस्क ग्रुप। हाई रिस्क बेसिकली अगर आपकी जॉब ही ऐसी है जहाँ पे एक्सपोजर, कॉमन जॉब जैसी कौन सी हैं, जो लोग केमिकल फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, प्लास्टिक फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग, प्लम्बर्स जो हमारे घर में आते हैं, इलेक्ट्रीशियन, सैंडस्टोन वर्कर, ये कॉमन ऑक्यूपेशंस हैं जहाँ पे आपको एक्सपोजर ज्यादा रहेगा, आपको ज्यादा रिस्क है। आप लोगों को, इन वाले लोगों को चाहिए कि रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहें ताकि अगर बीमारी आए भी तो अर्ली स्टेज में पता लगे। और साथ में आजकल इंडस्ट्रियल लॉज बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, तो इन सबको प्रोटेक्शन भी दी जा रही हैं ताकि इनको एक्सपोजर भी कम हो। लाइक ये फेस मास्क अभी तो कोविड में आया, बट इन इंडस्ट्रीज में जो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज है वहाँ पे इनको कंपलसरी है मास्क लगाना। इसके अलावा आपने पूछा कि और क्या हाई रिस्क ग्रुप है। हाई रिस्क जैसे अगर किसी की फैमिली में किसी को कैंसर है तो वो एक हाई रिस्क ग्रुप है जिसको रेगुलरली अपना चेकअप कराते रहना है। अगर आपको कोई क्रॉनिक फेफड़ों की डिजीज है, लाइक लंबे समय से आपको दमे की शिकायत है, आपको कभी फाइब्रोसिस हुआ, पहले आपको अगर टीबी हो रखा है या कभी सीवियर निमोनिया हुआ पहले, तो इन सब केसेस में आप हाई रिस्क ग्रुप में फॉल करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपने एक बार स्मोकिंग छोड़ दिया फिर भी आपको कैंसर का रिस्क हुआ, बिल्कुल सही। स्मोकिंग छोड़ने के बाद कैंसर का रिस्क कम होता है, बट वो नॉर्मल पॉपुलेशन के इक्वल कभी नहीं आता। अगर आपने स्मोकिंग किया है तो रिस्क कम होगा, बट स्टिल वो रिस्क रहेगा और आपको अपना रेगुलर स्क्रीनिंग कराते रहना है ताकि आपको अगर अर्ली फेज में डिजीज पकड़ी जाए तो हम उसका इलाज कर पाए। बिल्कुल। डॉक्टर रीतू, अगर मैं आपके पास आऊँ तो अगर हम ओवरऑल रेस्पिरेटरी हेल्थ की बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आमतौर पर हम अपनी लाइफस्टाइल में कहिए, अपनी डाइट में कहिए, ओवरऑल हम क्या शामिल कर सकते हैं कि इस तरीके की जो समस्याएं हैं जो देखी जा रही हैं, क्योंकि हम बात नॉन स्मोकिंग जो लोग हैं उनके लिए भी इस पूरे कैंसर की स्थिति रहती है, जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं उनके लिए भी रहती है, पोल्यूशन का एक्सपोजर तो है ही है, लेकिन ओवरऑल इस सिनेरियो के अंदर क्या क्या चीज़ें हम एज अ प्रिवेंट के तौर पर आम लोगों के लिए हम कह सकते हैं कि हाँ ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं कुछ फीसदी जो चांस है वो कम कर सकती है इस तरीके की घातक बीमारी का। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए जी। और इसको अगर आप स्मोकर हैं तो भी अगर आप स्मोकिंग आज भी छोड़ते हैं तो भी आपका लंग कैंसर का रिस्क सब्सटेंशियली कम होता है। जैसे डॉक्टर दीक्षित ने कहा कि जीरो नहीं होता है, लेकिन डेफिनेटली सब्सटेंशियली कम होता है। तो इसी मोमेंट आपको सोचना चाहिए कि स्मोकिंग छोड़नी है, और ये मन की बात है। मतलब अगर आपने मन बना लिया छोड़ने का तो बहुत सारे डॉक्टर आपको हेल्प भी कर सकते हैं। ज्यादातर हॉस्पिटल में एक स्मोकिंग सेसेशन प्रोग्राम भी होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये आपको स्मोकिंग छोड़नी है। तो दूसरी बात, आपको अपने एनवायरनमेंट को देखना है। आपको देखना है कि आप पैसिव स्मोकिंग तो नहीं कर रहे हैं, आपके आसपास लोग स्मोक तो नहीं कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर लोग स्मोक करते हैं तो आप उनसे दूर रहिए, उस अपने एनवायरनमेंट और उनके एनवायरनमेंट को कोइंसाइड नहीं कीजिए, मतलब उनसे थोड़ा दूर रहने की कोशिश कीजिए। अपने घर में कुछ ऐसी चीजें जो कि आप जलाते हैं जिसके कारण की इंडोर पोल्यूशन होता है, उनको भी अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि अगरबत्ती या फिर कोई और चीजें जैसे हवन करना, इस टाइप की चीजें जिसमें कि एस्केप नहीं होता लेकिन बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, तो ये सब अवॉइड किया जा सकता है। उसके अलावा हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे डॉक्टर अरोड़ा ने बताया कि आप एयर पोल्यूशन को मिनिमाइज करने की कोशिश दोनों तरह से होनी चाहिए, सरकार की तरफ से भी और इंडिविजुअल की तरफ से।
उसके अलावा आपको क्लीन फ्यूल यूज करने की कोशिश करनी चाहिए, मतलब आपको लकड़ी या फिर चूल्हे पे खाना बनाना ये अवॉइड करना चाहिए। और बहुत ज्यादा लोगों को इस वक्त गैस अवेलेबल है जो कि रिलेटिवली क्लीन फ्यूल है, अगर वो यूज करेंगे तो आपको लंग कैंसर होने की संभावना कम है। इसके अलावा जहां तक डाइट का प्रश्न है, अब अपने डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल जो कि पॉल्यूशन फ्री हो, मतलब पॉल्यूटेंट फ्री हो, जिनको ही या तो ऑर्गेनिकली ग्रो किया गया हो विदाउट एक्सपोजर टू केमिकल, या फिर आप अच्छे से वॉश करके यूज कीजिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंक्रीज करने चाहिए अपनी डाइट में। एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं जैसे कि विटामिन सी से रिच चीजें, सिट्रस फ्रूट, आंवला, इस टाइप की चीजें आप अपने डाइट में बढ़ा सकते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में जिनमें कि एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। बाकी एलोवेरा जूस और इस टाइप की चीजों में भी एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। ये सब यूज करने से आपकी जनरल हेल्थ इंप्रूव होगी। जनरल हेल्थ इंप्रूव होगी तो लंग हेल्थ भी इंप्रूव होगी। अगर आपके प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज है जैसे कि एस्थमा है, सीओपीडी है, तो आपको इनको बेटर कंट्रोल रखना चाहिए, डॉक्टर को रेगुलरली फॉलो अप करना चाहिए। बेटर कंट्रोल रहेंगे तो आपकी लंग हेल्थ बेटर होगी। इसके अलावा जो रूटीन वैक्सीनेशन है वो आपको लगाने चाहिए, जैसे कि फ्लू वैक्सीन, एनुअल फ्लू वैक्सीन, या फिर जिनको लंग की कोई प्रॉब्लम है उन्हें निमोनिया की वैक्सीन जो हर 5 साल में लगती है वो लगानी चाहिए। और ऑब्वियसली कोविड वैक्सीन हर किसी को लगानी चाहिए। तो अगर इस तरीके से अपनी लंग की हेल्थ का ख्याल रखा जाएगा तो चांसेस हैं कि आपको कोई बड़ी बीमारी होने की संभावना कम हो जाएगी। इसके अलावा आपको फिजिकली एक्टिव होना चाहिए, एटलीस्ट 45 मिनट ब्रिस्क वॉक आपको एवरीडे करनी चाहिए। कुछ कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज आपको लंग के लिए, हार्ट के लिए डेफिनेटली करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी जो है डॉक्टर नीतू आपने दी है, और आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतना महत्वपूर्ण जो समय आप सभी डॉक्टर्स का रहता है वो हमें देने के लिए, और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो देखिए, आज डॉक्टर्स जो है वो जानकारी लंग कैंसर को लेकर दे रहे थे। लंग कैंसर को लेकर जो पूरी चर्चा है वो आज रही, किस तरीके से इस पूरी स्थिति की जो शुरुआत है वो शरीर के अंदर होती है, कहां पर जाकर किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं और क्या चीजें करके हम बच सकते हैं इस पूरी स्थिति से। ये सभी जो जानकारी है वो आज एक्सपर्ट्स ने, डॉक्टर्स ने आप तक पहुंचाई है, और उम्मीद है कि पूरी जानकारी जो है आपकी हेल्थ के लिए, आपकी जागरूकता के लिए, अपनी हेल्थ के प्रति वो लाभदायक सिद्ध होगी। कल फिर से हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहेगा हमारे साथ, देखते रहेगा JK 24/7 न्यूज। नमस्कार।